हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है और आज हम हमारे ट्रायंगल शेयर टेस्ट से रिलेटेड कुछ कंप्यूटेशंस देखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और उसके बाद एक और तरीके का ट्रायंगल शेयर टेस्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद अगर टाइम अलाउ करेगा तो हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल शेयर टेस्ट में तीन तरीके के हमने टेस्ट पढ़े थे, यूयू टेस्ट, सीयू टेस्ट एंड सीडी टेस्ट। इन तीनों के एक कॉमन पार्ट है जो मैं अभी आपको कराने जा रहा हूं। ये दिस इज अ कॉमन पार्ट जो भी मैं आपको कंप्यूटेशंस इन जनरल ट्रायंगल शेयर टेस्ट से रिलेटेड जो है वो मैं आपको अभी कराने जा रहा हूं। तो कोई भी टेस्ट हो, चाहे यूयू टेस्ट हो, चाहे सीयू टेस्ट हो, चाहे सीडी टेस्ट हो, सब में स्टेज 1 पहले आएगा ही आएगा। स्टेज 1 कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज। इस कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज में हमारा जो सैंपल होगा उसके ऊपर सिग्मा 3 ऑल ओवर एक्ट करेगा, राइट। सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3, ठीक है। ये एक स्ट्रेस एलिमेंट जैसे हम लेते होते हैं वैसे मैंने लिया आपको चीजें समझाने के लिए। ऑफ कोर्स हमारा सैंपल जो है दैट इज अ सिलेंड्रिकल सैंपल, पर हम एनालाइज करने के लिए अपने सैंपल को एक स्ट्रेस एलिमेंट लेते होते हैं, आपको पता है। और उस स्ट्रेस एलिमेंट के ऊपर हम अगर स्ट्रेसेस बनाएं जो स्टेज 1 में लग रही होंगी, दैट विल बी कॉमन ओवरऑल एंड दैट विल बी सिग्मा 3। ये सिग्मा 3 क्या होगा? कन्फाइनिंग प्रेशर जो भी हमने स्टेज 1 में लगाया हुआ है थ्रू सेल फ्लूइड, ठीक है। तो ये तो स्टेज 1 की बात हो गई। अब इसके बाद आएगा स्टेज 2, राइट। स्टेज 2 में क्या होगा? स्टेज 1 यहां पे खत्म हो चुकी है। स्टेज 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें सिग्मा 3 ये तो लग ही रहा है, डेफिनेटली सिग्मा 3 चारों तरफ से लग ही रहा है, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं। पर इसके एडिशन में हम ऊपर से एक एडिशनल लोड लगाते हैं, एक एक्सियल लोड लगाते हैं और उसकी वजह से जो स्ट्रेस आएगी उसको हम कहेंगे डेविएटर स्ट्रेस सिग्मा टी। क्योंकि स्टेज 2 का खुद का ही नाम मैंने आपको बताया था, इट इज डेविएटर और शियर स्टेज, ठीक है ना, जिसमें फाइनली हमारा सैंपल शियर करके फेल हो जाएगा, राइट। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि ऊपर से एक एडिशनल स्ट्रेस सिग्मा डी हम लगाएंगे जिसको हम डेविएटर स्ट्रेस का नाम दे रहे हैं, राइट। सिग्मा डी मैं यहां पे लिख देता हूं। सिग्मा सी तो आपको पता ही है, सिग्मा सी यू नो, सिग्मा सी इज कन्फाइनिंग प्रेशर, राइट। कन्फाइनिंग प्रेशर और कन्फाइनिंग स्ट्रेस। सिग्मा डी इज डेविएटर स्ट्रेस, डेविएटर स्ट्रेस, डेविएटर प्रेशर, जो भी आप यहां पे कहना चाहो आप कह सकते हो, बट डेविएटर स्ट्रेस इज ए बेटर वर्ड फॉर स्टेज 2 जो यहां पे सिग्मा डी लग रहा है। सिग्मा डी कहां से लग रहा है? ऊपर से सिग्मा डी और हमने एडिशन में लगा दिया। सिग्मा 3 तो लग ही रहा था ओवरऑल, सेल फ्लूइड से है ना, ये तो सेल फ्लूइड वो तो चारों तरफ से एक ही जैसा प्रेशर लगा रहा है हमारे सॉइल सैंपल के ऊपर, विच इज सिलेंड्रिकल इन नेचर। ये मैंने आपको बताया था 38 mm या 76 mm, और वी कैन टेक 50 mm एंड 100 mm, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आवर ट्रायंगल शेयर टेस्ट का जो अपरेटस है उसके क्या डायमेंशंस है। तो ये जैसे आप देख सकते हो सिग्मा 3 एक एडिशनल हमने सिग्मा डी ऊपर से लगा दी है और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ नीचे जो पेडेस्टल है वो भी सिग्मा डी लगाएगा, ठीक है। सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी ऊपर और नीचे से एक एडिशनल स्ट्रेस यहाँ पे हमारी लग रही है। इस एडिशनल स्ट्रेस की वजह से हमारा सैंपल फेल कर जाएगा। ये स्ट्रेसेस हम क्यों लगाते हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एक अच्छी डिटेल डिस्कशन इस पे हमने ऑलरेडी कर ली है, ठीक है। तो ये हमारी है स्टेज 2, ठीक है। इसके बाद हमारा जो सॉइल है वो फेल कर जाएगा। इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेस करने जा रहे हैं, दैट इज कन्फाइंड स्ट्रेस, राइट। कन्फाइंड स्ट्रेस। इसका अगर मैं आपको पूरा नाम बताऊं तो दैट इज कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कन्फाइंड CCS, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो ये कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये क्या है कि हमारे सॉइल सैंपल के ऊपर एक कन्फाइनिंग प्रेशर तो लगा हुआ है। कन्फाइंड केस में, कन्फाइंड कंडीशन में
इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो तो तभी पता चलेगी ना जब हम एक ऊपर से कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे। हाँ लगा रहे हैं। कन्फाइंड कंडीशन में एक बार आ चुका, उसके बाद एक और स्ट्रेस लगा के हम उसको फेल करा रहे हैं। कौन सी स्ट्रेस? सिग्मा डी। तो यहां पर जो कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात हो रही है, दैट इज नथिंग बट सिग्मा डी। पर ऐसा नहीं कि कोई भी सिग्मा डी। सिग्मा डी हम जब ऊपर से लगाएंगे तो एकदम से लगा देंगे, धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे। और फिर इसलिए यहां पर जो सिग्मा डी रेफर किया जा रहा है, दैट इज सिग्मा डी एट फेलियर। सिग्मा डी एट फेलियर, एफ स्टैंड्स फॉर फेलियर। तो सिग्मा डी एट फेलियर विल बी आर कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और इसको हम डेफिनेटली लिख सकते हैं, अगर इसको फोर्स की टर्म्स में मैं रिप्रेजेंट करूं तो दैट विल बी डेफिनेटली P बाय AF। स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया, हमको पता है, बेसिक सोम का कंसेप्ट है ये, ठीक है, +1 +2 में भी हम ये पढ़ते हैं। कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिग्मा डी एट फेलियर हो जाएगा और स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सिंपल। P अगर वो जो फोर्स है, ये लोड जो ऊपर से हम एडिशनली लगा रहे हैं, इफ दैट इज P, तो P by AF will come out to be equal to sigma D at failure. AF is area at the time of failure. ठीक है, सिग्मा डी एट फेलियर ये क्या होगा? What will be sigma D? अभी अभी हमने देखा है कि ऊपर से जो हमने लोड लगाया, that was sigma D plus sigma 3, यही था। सिग्मा 3 के एडिशन में सिग्मा D और लगा रहे थे, तो टोटल क्या बन रहा था? सिग्मा D plus sigma 3। अभी अभी देखा है, अभी अभी यहां पर जो डायग्राम। और इसको जो स्ट्रेस एलिमेंट जब हम मोहर सर्कल बनाते थे, ऊपर वाली स्ट्रेस को क्या कहते थे? सिग्मा 1। तो सिग्मा 1 यहां से क्या आ गया? सिग्मा डी को क्या लिख सकते हो? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। तो डेविएटर स्ट्रेस इज नथिंग। अगर हमने मोहर सर्कल में जो हम स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने वो एक इक्वेशन बनाई थी बड़ी सी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 5/2। उस इक्वेशन में, अगर उस इक्वेशन के हिसाब से हम देखें, अगर मोहर सर्कल में जो हम स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट करते हैं उसके हिसाब से देखें, मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के हिसाब से देखें, तो सिग्मा डी विल कम आउट टू बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ठीक, क्योंकि जो हमारी ज्यादातर इक्वेशंस है, जो हमारा ज्यादातर मोहर सर्कल से डीलिंग है, जो भी है, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3। इसलिए हमने यहां पर सिग्मा डी को सिग्मा 1 और सिग्मा 3 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसलिए यहां पर जो हमने कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सिग्मा डी एट फेलियर लिखा था, इसको मैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 एट फेलियर ये भी लिख सकता हूं, एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स इक्वल टू P by AF। सिंपल है ये तो, ठीक है। कोई भी चीज डिफिकल्ट से डिफिकल्ट हो, ये मैंने आपको बताया था, मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल कर दूंगा। कोई भी चीज आपको इतनी सी भी डिफिकल्ट नहीं लगने दूंगा, राइट। बस आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, देन डेफिनेटली थिंग्स आर वेरी वेरी इजी। नाउ आई कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ सिप ऑफ वाटर, and then we'll continue with our computations further. Confined compressive strength ये हमने अभी देख ली है। अब हम देखेंगे एरिया एट द टाइम ऑफ फेलियर, उसको हम कैसे कंप्यूट करें। एरिया एट द टाइम ऑफ फेलियर, AF, that will be equal to फाइनल वॉल्यूम बाय फाइनल लेंथ। सिंपल, जो हमारा ज्योमेट्रिक का रिजल्ट है, ज्योमेट्री का, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। एरिया क्या होता है? वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ, सिंपल, वो हम यूज कर रहे हैं। फाइनल वॉल्यूम क्या होगी? जो इनिशियल वॉल्यूम थी उसमें जो भी चेंज आया, डेल्टा वी प्लस माइनस डेल्टा वी, डिवाइड बाय फाइनल लेंथ क्या होगी? जो इनिशियल लेंथ थी उसमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली लेंथ कम हुई होगी। वॉल्यूम जो है दैट कैन इंक्रीज, बट लेंथ वो तो डेफिनेटली डिक्रीज ही करेगी। वॉल्यूम किस केस में इंक्रीज कर सकता है? अगर मान लीजिए हम यूयू टेस्ट कर रहे हैं,
यू यू टेस्ट कर रहे हैं, उसमें हम एग्जिट तो कुछ दे नहीं रहे, पर अगर बैक प्रेशर हमने लगाया तो और हमने पानी भेजा है बाहर से, तो ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। उस केस में डेल्टा वी इट कैन बी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो वी डायरेक्टली कैन नॉट से वी नॉट माइनस डेल्टा वी, ठीक है। सारी कंडीशंस को अगर हम मद्देनजर रखते हुए चले तो वी नॉट प्लस माइनस डेल्टा वी अगर हम लिखें तो एक जनरलाइज्ड रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वी नॉट प्लस माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाय एल नॉट माइनस डेल्टा एल। यहां पर वी नॉट को मैं कॉमन ले लूंगा, 1 माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा वी बाय वी नॉट डिवाइडेड बाय एल नॉट कॉमन, यहां पर 1 माइनस डेल्टा एल बाय एल नॉट। इसको मैं फर्दर लिख लूंगा वी नॉट इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा वी बाय वी नॉट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन वी डिवाइडेड बाय, लेट मी write it in a little bit beautiful way, epsilon v divided by L naught into 1 minus epsilon n, right। तो इसको अगर मैं अभी रब करूं, ऊपर वाले का भी कोई काम नहीं है, वी हैव डन द नेसेसरी थिंग्स। अब अगर इसको हम देखें तो it will come out to be, this was AF final area, final area आ जाएगा V naught by L naught will come out to be A naught into 1 plus minus epsilon V divided by 1 minus epsilon L। सिंपल सा रिजल्ट है। ये हमने करा क्यों है, एक्चुअली करा क्यों है, क्योंकि देखिए सिग्मा 1 सिग्मा 3 हम प्लॉट कर लेंगे, सिग्मा डी एट फेलियर वो भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली सिग्मा डी एट फेलियर कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो तो हमें साफ साफ पता चल ही रहा था, पर ये हम तब कर रहे हैं अगर हमें पूछा जाए कि एक्सियल फोर्स कौन सी है जिस पे फेलियर हो रहा है, क्योंकि सिग्मा डी एट फेलियर वो हम निकाल सकते हैं, एरिया एट द टाइम ऑफ फेलियर वो इस इक्वेशन से निकल जाएगा। तो सिग्मा डी एट फेलियर वॉज पी बाय ए एफ, तो पी क्या होगा, सिग्मा डी एट फेलियर इंटू ए एफ, एफ यहां पे हमने अब निकाल लिया है। अब यहां पर एक बात मैं रखना चाहूंगा कि यूयू टेस्ट में, इन यूयू टेस्ट वैसे तो अगर यूयू टेस्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, इस यूयू टेस्ट में मैं एक कंडीशन लेके चल रहा हूं कि हमने बैक प्रेशर को अप्लाई नहीं किया, बैक प्रेशर को अप्लाई नहीं किया, तो उस केस में आप देख सकते हो कि जो फाइनल की वॉल्यूम होगी वो इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है। बैक प्रेशर को हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ना तो वाटर अंदर जा रहा है और ना ही बाहर आ रहा है, वाटर की ना तो एंट्री है ना एग्जिट है, तो इसलिए वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में, उसका मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, 0। तो यूयू टेस्ट में अगर आपको बैक प्रेशर नहीं दिया, मैंने आपको क्या बताया था, अगर बैक प्रेशर के बारे में क्वेश्चन में जिक्र नहीं है तो आप उसको 0 लेकर ही चलोगे, ठीक है। तो यूयू टेस्ट में अगर जिक्र ही नहीं है बैक प्रेशर का तो एप्सिलॉन वी विल कम आउट टू बी 0, क्योंकि अगर बैक प्रेशर का कोई जिक्र ही नहीं है तो यूयू टेस्ट में आपको पता है वॉल्व हमारी ड्रेनेज वॉल्व इन बोथ ऑफ द स्टेजेस स्टेज 1 एंड स्टेज 2 इज क्लोज्ड, क्योंकि ये क्लोज्ड होती है तो पानी बाहर नहीं जा रहा, ना कुछ अंदर ना कुछ बाहर, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, तो इसलिए वहां पर एप्सिलॉन वी इक्वल टू 0 हो जाता होता है और AF comes out to be A naught divided by 1 minus epsilon L। हाँ, अगर कोई एक स्पेशल केस हो जाए जिसमें मान लीजिए यूयू टेस्ट ही हो रहा है, उसमें बैक प्रेशर दे दिया जाए, तो अकॉर्डिंग टू मी एप्सिलॉन L कैन ऑल्सो बी कि एप्सिलॉन L भी बढ़ सकता है, राइट, एप्सिलॉन L कैन इंक्रीज। तो जो हमने यहां पर 1 माइनस एप्सिलॉन L लिखा था तो 1 प्लस एप्सिलॉन L भी हो सकता है वहां पर उस केस में, ठीक है, पर वो एक बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड केस आ जाता है, वो फिर आपकी जो मैंने यहाँ पर डेरिवेशन कराई है उसकी नॉलेज काम आएगी, ठीक है। जो ज्यादातर रिजल्ट लिखा जाता है दैट इज A नॉट इंटू 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन V डिवाइड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन L,
वो एक स्पेशलाइज्ड केस हो जाएगा अगर कोई ऐसे सोचे कि बैक प्रेशर मैंने अप्लाई कर दिया, उसके बाद यूयू टेस्ट में मैं कुछ जो पोर वाटर उसको बाहर नहीं जाने दे रहा, तो उस केस में हो सकता है कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो उस केस में 1+ एप्सिलॉन हो सकता है, बट दैट विल बी एन एक्सेप्शन। उस टाइम पे आपका एप्टीट्यूड काम आएगा और जो मेरे लेक्चर्स आपने सिंसियरली अटेंड किए हैं वो काम आएगा। मैंने जो वाला ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है, ये जो ज्यादा प्रचलित रिजल्ट है वो लिखा है, वो एक्सेप्शन ही आ जाएगी जो गेट में रैंक डिसाइड कर रही है, जो बिल्कुल टॉपर्स का रैंक डिसाइड कर रही है, राइट, बिल्कुल जो टॉप 10 टॉप 5 उनका रैंक डिसाइड कर रही है रादर, राइट। तो क्योंकि ऐसा जो कोई क्वेश्चन है ना किसी बुक में है ना कहीं पे आया हुआ है, तो ये एक स्पेशल सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो उस केस में फिर जैसे मैंने आपको बताया 1- एप्सिलॉन की जगह पे नीचे 1+ एप्सिलॉन आ जाएगा और एप्सिलॉन वी भी कुछ ना कुछ आएगा। इससे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन की है, ये इससे आपको अभी पता चल गया होगा कि एप्सिलॉन वी भी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको आइडिया आ गया होगा। एप्सिलॉन वी क्या होगा, इट इज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो ही एप्सिलॉन वॉल्यूम है। जितना पानी बाहर निकला मतलब उतनी वॉल्यूम कम होगी हमारी सॉइल की। तो अगर आप ड्रेनेज अलाउ कर रहे हो किसी भी स्टेज में, जैसे सीयू टेस्ट में आप स्टेज 1 में ड्रेनेज अलाउ कर रहे हो, पर अगर सीडी टेस्ट की बात करें तो आप दोनों स्टेजेस में ड्रेनेज अलाउ कर रहे हो। तो चाहे तो आप सीयू टेस्ट करो चाहे सीडी टेस्ट आप करो, तो आप ड्रेनेज अलाउ कर रहे हो, राइट। मतलब स्टेज 1 इन सीयू टेस्ट एंड इन बोथ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 इन सीडी टेस्ट। तो जब आप ड्रेनेज अलाउ करोगे तो पानी आपका कलेक्ट होगा, ठीक है। पानी जो भी आपका कलेक्ट हो गया दैट विल बी योर चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। ये मैं आपको बहुत ही बारीकियों पे लेके जा रहा हूं, इतनी बारीकियों पे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन आया दैट विल बी रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपने मतलब एप्सिलॉन वी कैसे कैलकुलेट करना है उसकी मैं आपको बात बता रहा हूं कि जो भी पानी आपने कलेक्ट किया, जो पोर वाटर निकल गया उसको आपने कलेक्ट कर लिया, उसका जो भी वॉल्यूम है दैट इज चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी नॉट कर दोगे तो एप्सिलॉन वी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यूयू टेस्ट में आप अलाउ कर ही नहीं रहे हो तो डेल्टा वी इक्वल टू 0 है उसमें, तो डेल्टा वी बाय वी नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए हमने एप्सिलॉन वी की वैल्यू भी 0 के इक्वल रखी है, ठीक है। तो पानी जब आप कलेक्ट कर लोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम कर देना, एप्सिलॉन वी आ जाएगा आपके पास। सिंपल है ये, ठीक है। जो एप्सिलॉन एल है, राइट, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ आपको पता चल जाएगी जो डायल गेजेस लगे हुए हैं, डायल गेजेस से आपको पता चल जाएगी कि कितनी लेंथ में रिडक्शन हो गई, राइट। तो ये ऐसे आपको मैंने एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताया यहां पर, राइट। नाउ अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रायंगल शीयर टेस्ट के ऊपर, जो कि हमने पहले 3 तरीके के जो ट्रायंगल शीयर टेस्ट करे हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। कौन सा है ये? दिस इज अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं UCS टेस्ट। दिस इज ऑल्सो ट्रायंगल शीयर टेस्ट, पर इसमें एक थोड़ी सी वेरिएशन है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। वो क्या वेरिएशन क्या है? दैट वेरिएशन इज कि इसमें सेल प्रेशर इज इक्वल टू 0, कि कोई भी सेल प्रेशर इसमें नहीं लगाया जाता। और रबर मेम्ब्रेन का जो रबर मेम्ब्रेन हमने अपने सेल सैंपल के ऊपर, सिलेंड्रिकल सैंपल के ऊपर चढ़ाई थी, अपने सिलेंड्रिकल सैंपल को हमने एक रबर मेम्ब्रेन में डाला था, उसका जो मेन रीजन था वो ये था कि जो सेल फ्लूइड है जो इसको एक कन्फाइनिंग प्रेशर देगा वो हमारे सैंपल के साथ इंटरेक्ट ना करे, वो बस इसको दबाए, इसको बस एक कंप्रेशन दे, ठीक है, इसके साथ इंटरेक्ट ना करे, पानी हमारे सैंपल में ना घुस जाए। ये हमारा मेन पर्पस था। पर यहां पर सेल प्रेशर इक्वल टू 0, मतलब कोई सेल फ्लूइड हम यूज ही नहीं कर रहे, नो सेल फ्लूइड
इज बीइंग यूज्ड है, इसका क्या मतलब बना? नो सेल फ्लूइड इज बीइंग यूज्ड। तो कोई सेल फ्लूइड यूज ही नहीं करा जा रहा, तो कौन सा पानी घुसेगा सैंपल में? घुसेगा ही नहीं। तो रबर मेम्ब्रेन जिस चीज के लिए चढ़ाई थी, जरूरत ही नहीं है। रबर मेम्ब्रेन हमने हमारे सैंपल के आजू बाजू में उसके ऊपर इसलिए चढ़ाई थी ताकि सेल फ्लूइड हमारे सैंपल के अंदर ना घुसे। सेल फ्लूइड ही अब हम इसमें नहीं कर रहे, सेल फ्लूइड के द्वारा हम अपने सैंपल को कोई कंप्रेशन ही नहीं दे रहे, तो रबर मेम्ब्रेन का काम ही क्या है? इसलिए इसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ रबर मेम्ब्रेन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ रबर मेम्ब्रेन इन दिस केस, राइट। रबर मेम्ब्रेन की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम सेल प्रेशर को जीरो मान के चलते हैं। यहां पर स्टेज 1 इज एब्सेंट, राइट। स्टेज 1 मतलब इसका क्या मतलब बना? जो स्टेज 1 है, दिस इज, इसको थोड़ा ऐसे करके मैं कर दूं, इसका मतलब बना स्टेज 1 इज एब्सेंट, ओनली स्टेज 2 इज प्रेजेंट। ठीक है ना, सिर्फ स्टेज 2 ही प्रेजेंट है, सिर्फ स्टेज 2 प्रेजेंट है। मतलब ये कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे सैंपल के ऊपर सिग्मा डी लग रहा है, सिग्मा 3 लग ही नहीं रहा। यहां पर इट इज जीरो स्ट्रेस, लग ही नहीं रहा तो मैं शो क्यों करूंगा? शो ही नहीं करूंगा मैं, शो उसी बात को शो करेंगे जो एक्चुअल में है, राइट। तो बस सिंपली यहां पे सिग्मा डी लग रहा है, एंड दिस सिग्मा डी विल ऑफ कोर्स इक्वल टू सिग्मा 1, क्योंकि सिग्मा डी जो हमने पहले केस में देखा दैट वाज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। तो सिग्मा 3 इस केस में 0 है, तो सिग्मा 1 माइनस 0 इक्वल टू सिग्मा डी, मतलब सिग्मा डी इक्वल टू सिग्मा 1। तो सिग्मा डी इक्वल टू सिग्मा 1 और सिग्मा 3 की वैल्यू यहां पर 0 के इक्वल है, ठीक है। और क्योंकि सिग्मा 3 की वैल्यू यहां पर 0 है, इस हिसाब से अगर हम देखें कि हमारा जो मोहर सर्कल है वो कैसा बनेगा, अगर उसको हम देखें तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। सिग्मा 3 क्या है? 0, ये ऑफ कोर्स सिग्मा एन एंड दिस इज टाउ। सिग्मा 3 0, मतलब एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये है सिग्मा 1 विच इज इक्वल टू सिग्मा डी इन दिस केस, इन दिस स्पेसिफिक केस। कौन सा? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के केस में। ऐसा कुछ हमारा मोहर सर्कल बन गया, ठीक है, क्योंकि ये एक डायमीटर होता है। ऐसा कुछ हमारा मोहर सर्कल बन गया। अब इस केस में अगर हम बात करें, इसको थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूं आपकी आसानी के लिए। ऐसा कुछ मोहर सर्कल बन जाएगा हमारा, दिस इज 0 एंड दिस इज सिग्मा 1 विच इज इक्वल टू सिग्मा डी, ठीक है। दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस एंड दिस इज शीयर स्ट्रेस एक्सिस। ऐसा कुछ हमारा मोहर सर्कल बन गया। तो अगर हम बात करें सैंड की, सैंड को बिना रबर मेम्ब्रेन के होल्ड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो पहले तो उधर राइट डिफीट हो गए हम, कि क्योंकि हम इसमें रबर मेम्ब्रेन यूज ही नहीं करते, तो सैंड डेफिनेटली इट कैन नॉट बी यूज विदाउट रबर मेम्ब्रेन, क्योंकि वो बिखर जाएगी, उसमें कोहिजन उसमें नहीं होती। कोहिजन मतलब आपस में चिपके रहने की टेंडेंसी उसमें नहीं होती, तो वो बिखर जाएगी, ठीक है। वो बिखर जाएगी तो रबर मेम्ब्रेन तो उसके लिए चाहिए, और हम इसमें रबर मेम्ब्रेन नहीं यूज करते। पर मान लीजिए रबर मेम्ब्रेन में यूज कर रहा हूं, ठीक है, आपने कहा कि नहीं सैंड के लिए मुझको अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना है, मैं तो रबर मेम्ब्रेन यूज करूंगा, कर लो, ठीक है, कर लो। फिर मोहर फेलियर एनवेलप कैसा होता है सैंड के लिए? कुछ ऐसा होगा। तो मतलब इसका अगर यहां पर सिग्मा 3 है तो सिग्मा 1 कहां पर होगा? यहां पर ही, क्योंकि इसके ऊपर सॉइल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हाँ, अगर यहां पर सिग्मा 3 होता
तो सर्कल मैं बना लेता और यहां पर सिग्मा 1 मैं कर लेता, पर यहां पर अगर सिग्मा 3 है, यहां पर अगर सिग्मा 3 है, ठीक है, अगर यहां कुछ ना कुछ अगर सिग्मा 3 की वैल्यू होती फिर मैं सर्कल बना लेता, पर इस केस में सिग्मा 3 की वैल्यू ये है। अगर मैं सर्कल बनाना भी चाहूं, उसका थोड़ा बहुत रेडियस चाहूं भी, तो वो मोहर फेलियर एनवेलप के ऊपर चला जाएगा, और यहां पर तो कोई सॉइल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, नो सॉइल। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि सैंड के लिए हम ये टेस्ट कर ही नहीं सकते। देखिए ना, सैंड के लिए जो हमारी मोहर फेलियर एनवेलप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। तो सैंड के लिए तो हम ये टेस्ट कर नहीं सकते, ठीक है। किसके लिए कर सकते हैं? जिसमें थोड़ी बहुत ही कोहिजन तो हो ही हो, और थोड़ी बहुत ही कोहिजन किस में होगी? सिल्ट और क्ले, जो फाइन ग्रेन सॉइल्स है, ठीक है। जो सिल्ट का बिहेवियर है ना, दैट विल बी, अगर कोर्स सिल्ट है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू सैंड, ठीक है। अगर फाइन सिल्ट है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू क्ले, ठीक है। तो सिल्ट का जो बिहेवियर है इट वेरीज, पर सिल्ट में क्योंकि थोड़ी बहुत कोहिजन है तो उसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्कोप तो है करने का, पर उसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी कि जो सिल्ट का हम देखें, बिकॉज जनरली इट इज फाउंड कि जो सिल्ट की मोहर फेलियर एनवेलप है वो कुछ इस तरीके की होती है। हाँ, उसमें भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का टेस्ट कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा, बट जनरली जो सिल्ट का मोहर फेलियर एनवेलप है वो कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज फॉर सिल्ट। तो सिल्ट के केस में भी अगर हम ये टेस्ट करना चाहें तो आप देखिए, यहां पर मैं अगर बनाऊं तो ऐसा मैं बना रहा हूं, ठीक है। एक एक मोहर सर्कल मेरे को यहां पे मिल रहा है क्योंकि सिग्मा 3 तो 0 है। सिग्मा 3 0 है तो जो भी ऊपर से मैं स्ट्रेस लगा रहा हूं उस पर मेरा सॉइल सैंपल फेल कर रहा है। ऊपर से सिग्मा 3 को इस बार मैं वेरी नहीं कर सकता, तो जो ऊपर से स्ट्रेस आएगी दैट विल बी अ सिंगल स्ट्रेस। तो मतलब एक सिंगल मोहर सर्कल मेरे को यहां पे देखने को मिलेगा, ओनली वन मोहर सर्कल। जो यूयू टेस्ट था उसमें भी वन मोहर सर्कल था, बट वन इफेक्टिव मोहर सर्कल। वैसे टोटल में तो काफी बन गए थे, टोटल मोहर सर्कल्स हम जितने बनाना चाहें बना सकते हैं बाय वेरिंग सिग्मा 3। सिग्मा 3 को वेरी करते रहो, उस हिसाब से सिग्मा 1 वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो उसमें तो हमने वेरी करते रहे और काफी हमारे मोहर सर्कल बन गए थे। हाँ, जो इफेक्टिव मोहर सर्कल है वो एक ही बना था, पर यहां पर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही मोहर सर्कल बन रहा है, ओनली वन मोहर सर्कल इज बीइंग ऑब्टेन्ड। और सिर्फ एक ही मोहर सर्कल अगर हमारे पास बन रहा है, ओनली वन मोहर सर्कल अगर हमारे पास बन रहा है, ऐसा बन रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम मोहर फेलियर एनवेलप बना सकते हैं? क्योंकि मोहर फेलियर एनवेलप बनाने के लिए हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि कम से कम 2 मोहर सर्कल्स हमारे पास होने चाहिए, कम से कम 2 मोहर सर्कल, कम से कम। ज्यादा हो काम चल जाएगा, अच्छी बात है, एक्यूरेट आ जाएगा रिजल्ट, पर कम से कम 2। देखिए ना, इधर मैं अगर बनाना चाहूं, ठीक है, मान लीजिए क्ले की बात ही कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्ले की बात कर रहा हूं, सीयू टेस्ट में कर रहा हूं, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है, ठीक है। उसमें क्या आता था, कुछ कोहिजन भी होती थी, कुछ फ्रिक्शन एंगल भी होता था। ऐसा मान लीजिए मेरा मोहर फेलियर एनवेलप बन रहा है, इससे बना देता हूं, ठीक है। ऐसा मेरा मोहर फेलियर एनवेलप बन रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों नहीं? तो मैं यहां पे बता ही नहीं सकता। सिर्फ एक मोहर सर्कल हो तो मैं बता ही नहीं सकता कि मेरी मोहर फेलियर एनवेलप कैसी होगी। तो ये भी बहुत एक बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। पर एक टेस्ट ऐसा है, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हमें इस बात की दिक्कत नहीं आएगी कि मोहर फेलियर एनवेलप किस टाइप की बनेगी। कौन सा टेस्ट है वो? थोड़ा सा रिविजिट करिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कौन सा टेस्ट है वो जिसमें हमको डेफिनेटली पता हो कि मोहर फेलियर एनवेलप ऐसी बनती है?
उसमें तो एक ही मोहर सर्कल हो तब भी हमारा काम चल जाएगा। कौन सा टेस्ट है वो? यूयू टेस्ट, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। अगर हम अनड्रेन्ड कंडीशन में हमारे सैंपल को टेस्ट करें तो चाहे एक ही मोहर सर्कल हमारे पास मिले, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारी मोहर फेलियर एनवेलप होगी दैट विल बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो डेफिनेटली हमारी एक मोहर फेलियर एनवेलप सिर्फ एक मोहर सर्कल से भी हमको मिल जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा मोहर सर्कल है उसको टेंजेंशियली कट करती हुई जो लाइन है वो एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बननी है। अगर अनड्रेन्ड कंडीशन में मैं अपने सैंपल को टेस्ट करूं तो फर्स्ट केस तो इसमें वैसा भी नहीं है, ठीक है, वैसे भी नहीं है। अनकंसोलिडेटेड वाला जो फर्स्ट स्टेज है वो तो वैसे भी एब्सेंट है। स्टेज 2 में हम इसको अनड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट करते हैं। यहां पर जो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, दिस इज ऑलवेज डन फॉर क्लेज इन अनड्रेन्ड कंडीशन। और अनड्रेन्ड कंडीशन में करने के लिए यह मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट जनरली वी प्रेफर नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्लेस, ठीक है। पर यहां पर एक जो मैं जनरल स्टेटमेंट लिखूंगा वो ये होगी, ये मैंने आपको समझाया कि कैसे सिर्फ एक ही मोहर सर्कल से हम मोहर फेलियर एनवेलप बना सकते हैं अगर हम अपने सैंपल को अनड्रेन्ड कंडीशन में टेस्ट करें। क्योंकि अनड्रेन्ड कंडीशन में अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमको पता है कि हमारी मोहर फेलियर एनवेलप विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसी एक लाइन बनेगी। तो सिर्फ एक मोहर सर्कल है, ओनली वन मोहर सर्कल, ओनली वन मोहर सर्कल, ओनली वन मोहर सर्कल, सिर्फ एक मोहर सर्कल है इन अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। फिर भी हमने मोहर फेलियर एनवेलप बना ली, पर वो सिर्फ अनड्रेन्ड कंडीशन में पॉसिबल हो पाया। तो मतलब जब भी हम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे तो दैट वी विल डू फॉर क्लेज इन अनड्रेन्ड कंडीशन। सिल्ट के लिए भी कर सकते हो, बट एक फाइन सिल्ट हो, ठीक है। उस फाइन सिल्ट का, क्योंकि मैंने आपको बताया फाइन सिल्ट का जो नेचर होता है दैट इज क्लोज टू क्लेज, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। पर बात वही है कि फिर जो सिल्ट है दैट शुड बी फाइन सिल्ट, और उसके साथ साथ दैट शुड बी सैचुरेटेड फाइन सिल्ट, उसका आप कर सकते हो। क्योंकि एंड में हमको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी मोहर फेलियर एनवेलप ही हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए देन यू कैन डू फॉर सिल्ट ऑल्सो, बट इट शुड बी फाइन सिल्ट, फाइन सैचुरेटेड सिल्ट, ठीक है। तो सिर्फ एक ही मोहर सर्कल कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दिस टेस्ट इज सुटेबल, दिस टेस्ट इज सुटेबल only for saturated clays under undrained condition, सिर्फ उस केस में हमारा ये वाला टेस्ट सूटेबल है, अदरवाइज दिस टेस्ट इज नॉट सूटेबल, ठीक है, नो। अब यहां पर इस केस में अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के केस में हम एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने जा रहे हैं कि जो ये अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होती है ये किसके इक्वल होती है। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर लिखी है तो दैट यू ऑफ कोर्स नो कि हमने अनड्रेन्ड कंडीशन में अपने सैंपल को टेस्ट किया है, तभी एक अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास आ पाई है, ठीक है। क्योंकि
उसके अलावा अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अगर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अब आपको दी जाए तो आपको मतलब खुद ब खुद ये समझ लेना है कि अनड्रेन्ड कंडीशन में किसी सैचुरेटेड क्ले के लिए एक ट्रायंगल शीयर टेस्ट किया गया था। ठीक है, नाउ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दिस इज सिग्मा डी एट फेलियर, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, सिग्मा डी एट फेलियर, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सिग्मा वन एट फेलियर, क्योंकि सिग्मा थ्री इस केस में जीरो है। तो सिग्मा वन माइनस जीरो इज इक्वल टू सिग्मा वन एट फेलियर। अब हम उस एक इक्वेशन का सहारा लेंगे जो हमने पढ़ी थी, दैट वाज सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस y बाई टू प्लस 2c tan ऑफ 45 डिग्री प्लस y बाई टू। ये टेस्ट हम किस कंडीशन में कर रहे हैं? अनड्रेन्ड कंडीशन में। अनड्रेन्ड कंडीशन में हमने अभी अभी मोहर फेलियर एनवेलप भी बनाई है, उससे भी आपको अंदाजा हो गया होगा, जो हमने पहले पढ़ा उससे भी आपको पता है कि अनड्रेन्ड कंडीशन में जब भी हम सैचुरेटेड क्लेज की टेस्टिंग करेंगे देन फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। तो फाई को अगर मैं यहां पर जीरो पुट करूं, फाई को जीरो पुट किया मैंने, फाई को जीरो पुट किया, तो मेरे पास फिर क्या आएगा? सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा थ्री, tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1 प्लस 2c tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अब कौन सा टेस्ट कर रहे हैं हम? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। उसमें सिग्मा थ्री की वैल्यू भी किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल। तो इसको भी जीरो के इक्वल हमने पुट कर दिया। सिग्मा वन किसके इक्वल आ गया? 2c के इक्वल। और हमारे इस अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में हमने देखा दैट सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा डी एट फेलियर एंड दिस इज इक्वल टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो दिस इज इक्वल टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सो यहां से आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया दैट अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 2c। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्यों है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट? बट क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन में होगा कि आपको कोहेजन की जरूरत पड़ रही होगी, चाहे आप पाइल फाउंडेशन के क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप शैलो फाउंडेशन के क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो। क्वेश्चनर वांट्स कि आप अनड्रेन्ड कंडीशन एज्यूम करते हुए अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। डेटा इस तरीके का दिया है, ठीक है, अनड्रेन्ड कंडीशन एज्यूम करते हुए आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो जो उसमें अनड्रेन्ड कंडीशन है, ओके वी नो, और उसमें जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं उसमें हमको कोहेजन की जरूरत है, पर क्वेश्चन में कहीं पे कोहेजन गिवन ही नहीं है। जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है उसमें कोहेजन सी की वैल्यू चाहिए हमको, पर गिवन ही नहीं है। उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं हो सकता, पर कोहेजन गिवन ही नहीं है। पर एक चीज गिवन होती है उसमें, बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर, आगे भी आते रहेंगे। कोहेजन गिवन नहीं है पर अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये गिवन होती है, ये गिवन होती है। और क्योंकि हमको पता है दैट अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 2c ऑफ कोर्स इन अनड्रेन्ड कंडीशन। यहां पे मैं cu लिख सकता हूं बट दिस दैट इज अंडरस्टूड। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको गिवन है, वी नो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 2c। यहां से हम c निकाल लेंगे, c विल बी इक्वल टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय 2। यहां से हम c निकाल लेंगे, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय 2। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। कोहेजन आपको चाहिए, कोहेजन के बिना आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता। डेफिनेटली यू कैन फाइंड इट। c इज व्हाट? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय 2। बहुत क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने किया है। ये वाला जो रिलेशन है ये सिर्फ शीयर स्ट्रेंथ के चैप्टर में काम नहीं आएगा, जो इसके आगे वाले सारे चैप्टर्स हैं उसमें ये बहुत ही काम आएगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। इसके बाद हम एक और कंसेप्ट करेंगे विच इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का जो टॉपिक है ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो। मैंने भी जो फर्स्ट चैप्टर में सेंसिटिविटी को
बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ाया है और उसको याद रखने का तरीका भी बताया है सेंसिटिविटी का, जब मैंने फर्स्ट चैप्टर कवर किया था। बट हियर नाउ वी आर एट एन एडवांस स्टेज ऑफ आवर सॉइल मैकेनिक्स, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा दैट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा है, अनकन्फाइंड एब्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, इन व्हाट, अनडिस्टर्ब्ड और रिमोल्डेड। यहां पे आपको कंफ्यूजन रहेगी, ये मैं भी यहां पर नहीं लिखूंगा, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा याद रखने का। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था, अब भी बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर जो मैंने कवर किया है ना देखा हो, बट हियर आई कैन अगेन टेल यू, क्योंकि मैं पर्सनली इसका फॉर्मूला भूल जाता था, इसलिए मैंने एक तरीका निकाला जिससे मैं ये याद रखूं। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ऊपर अनडिस्टर्ब्ड स्टेट आएगा या रिमोल्डेड स्टेट आएगा, इसको याद रखने का मैंने ये तरीका बताया था कि जब भी हमको बताना हो दैट यू आर अ वेरी गुड पर्सन, यू आर, पहले क्या आता है यू, फिर क्या आता है आर, पहले यू, पहले यू अनडिस्टर्ब्ड, पहले क्या आता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में ऊपर अनडिस्टर्ब्ड, यू आर अ गुड पर्सन, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राइट, अनडिस्टर्ब्ड, यू ऊपर यू, ऊपर यू, अनडिस्टर्ब्ड स्टेट, अनडिस्टर्ब्ड स्टेट टू अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन रीमोल्डेड स्टेट। याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया था, यहां पर फिर से बता रहा हूं, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राइट, तो अनडिस्टर्ब्ड यू, यू आर, पहले यू आता है फिर आर, यू आर, ऊपर यू नीचे आर, पहले न्यूमरेटर लिखते हैं अनडिस्टर्ब्ड, नीचे आर, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। नाउ ये हम वहां पे पढ़ते हैं अनडिस्टर्ब्ड स्टेट टू रिमोल्डेड स्टेट, और हमने अभी अभी पढ़ा है कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 2C, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 2C इन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट, अनडिस्टर्ब्ड स्टेट, शॉर्ट में अनडिस्टर्ब्ड ही लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय अनडिस्टर्ब्ड डिवाइडेड बाय 2C इन रीमोल्डेड स्टेट, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो ऐसे यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू कोहेजन इन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट टू कोहेजन इन रीमोल्डेड स्टेट। ये मैंने वहां पर लॉजिक भी बताया था कि क्यों इसका फॉर्मूला ऐसा है। मैंने तो इवन वॉल रेशियो का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वॉल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल है, इसका भी लॉजिक बताया था, राइट। तो ये ऐसे सेंसिटिविटी आप याद रख सकते हो, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू कोहेजन इन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट टू कोहेजन इन रिमोल्डेड स्टेट। कि मतलब अगर आपको सेंसिटिविटी किसी भी क्ले की पता करनी है, तो अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में आप उसका एक सैंपल लीजिए फ्रॉम द ग्राउंड, अनडिस्टर्ब्ड स्टेट में उसकी कोहेजन आप पता कीजिए, डिवाइडेड बाय जो उसकी रिमोल्ड करके उसकी कोहेजन पता करिए और उनकी रेशियो ले लीजिए, तो आपको सेंसिटिविटी पता लग जाएगी, ठीक है। इन अनड्रेन्ड कंडीशन, यहां पर CU मैंने चाहे नहीं लिखा, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, लिखूं ना लिखूं इट इज अंडरस्टूड, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो यहां पर सेंसिटिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप देख सकते हैं। नाउ अभी जो हमारा ट्राइग्लिशियर टेस्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे डिपेंडिंग ऑन टाइम, टाइम मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कितना है, उसके बेसिस पे यस टाइम कुछ इस तरीके का हुआ है दैट न्यूमेरिकल पे भी टाइम लगेगा, तो जो हमारा न्यूमेरिकल है वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वाली क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, ठीक है। मैं जहां जहां पर जरूरत थी मैंने धीरे पढ़ाया है, और जहां पर जरूरत नहीं थी, जहां पर आप तेज से चल सकते थे, मैं तेज से दौड़ा हूं। तो आई होप कि आपने एंजॉय की रही होगी क्लास। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।